नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चले खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां पर जम्मू कश्मीर से खबर मिल रही है। कश्मीर के अनंतनाग में एनकाउंटर हुआ है। सुरक्षा बलों के आतंकियों से मुठभेड़ की जानकारी सामने आ रही है। 3-4 आतंकियों के यहां पर छिपे होने की आशंका है। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। श्रीचंद के जंगलों में इस वक्त मुठभेड़ चल रही है। बड़ी जानकारी, दक्षिणी कश्मीर में अनंतनाग के बटकुट पहलगाम इलाके में मुठभेड़ शुरू हुई है, जिसमें अभी तक एक आतंकी के मारे जाने की सूचना है। यहां पर सुरक्षा बलों को 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी और इसके बाद शुरू किए गए तलाशी अभियान के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की है। मौके पर सेना की 3 आरआर बटालियन, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के एसओजी के जवानों की मौजूदगी है। तो 3-4 आतंकियों के यहां पर इस इलाके में छिपे होने की आशंका है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है सेना का। साथ ही साथ सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। उधर झालावाड़ में रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर पिकअप ने 2 बाइक को टक्कर मारी। बड़ी जानकारी, हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। 2 लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। घायलों का डग सीएचसी पर इलाज जारी है। सभी मृतक डोली सरना गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की झालावाड़ से, जहां पर तेज रफ्तार पिकअप जानलेवा साबित हुई है। पिकअप ने 2 बाइकों को टक्कर मारी। इस हादसे में 3 लोगों की मौत होने की खबर है। 2 लोगों की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। घायलों को डग सीएचसी पर भर्ती करवाया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। सभी मृतक डोली सरना गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। बड़ा हादसा, झालावाड़ में 2 लोगों की मौत, 3 लोगों की कुल मिलाकर के मौत हुई है। 2 लोगों की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। सड़क हादसे में 3 लोगों की जान गई है। दरअसल जानकारी के मुताबिक एक पिकअप ने बाइक को टक्कर मारी। एक के बाद एक 2 बाइकों को पिकअप ने टक्कर मारी। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई। 2 लोगों की हालत अभी गंभीर बनी हुई है और दोनों घायलों को डग सीएचसी ले जाएगा, जहां पर उनका इलाज शुरू किया गया है। उधर बाड़मेर में खुदकुशी से सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि एक मां ने 3 बच्चों के साथ अपनी जान दे दी। 3 बच्चों के साथ पानी के टांके में महिला ने छलांग लगा दी और इस दौरान डूबने से महिला समेत 3 बच्चों की जान गई है। बायतू थाना इलाके के अगदड़ा गांव की घटना है, जहां पर पुलिस ने पहुंचकर मौका मुआयना किया है। घटना की जांच की जा रही है। हालांकि महिला के सुसाइड करने को लेकर के कारणों का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। जांच में ही तमाम तथ्य सामने आएंगे। बहरहाल जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। घटनास्थल का मौका मुआयना किया गया। जानकारी के अनुसार 3 बच्चों के साथ एक मां ने पहले पानी के टांके में छलांग लगाई, जिससे डूबने से महिला समेत 3 बच्चों की मौत हो गई। मौत की जानकारी पुलिस को जैसे ही मिली, पुलिस मौके पर पहुंची। सुसाइड के इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की तफ्तीश जारी है। अगदड़ा गांव की इतला अभी सुबह पुलिस को इतला मिली थी, तो मौके पे अभी एसएचओ पहुंच गए हैं और महिला और उसके 3 बच्चियाँ थी, उनकी बॉडी टाँके में है। तो अभी प्राइमा फेसी हमने पीएल पक्ष को इतला दी है और पीएल पक्ष के आने के बाद में जैसी भी जो अग्रिम कार्रवाई वो की जाएगी। अभी उसके 3 लड़कियाँ हैं और 1 लड़का है, और पति क्या काम करता है नहीं करता है, वो कहाँ था, वो अभी सब चीज़ें अभी पता कर रहे हैं, अनुसंधान। बच्चे मृतका की एज है 27-28 साल और 4 बच्चे हैं, जिसमें 1 लड़का और 3 लड़कियां हैं, तो बच्चे छोटे ही हैं। और अब खबर जोधपुर से, जहां पर कर्फ्यू में 2 घंटे की ढील मिली और इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। आपको बता दें कि सब्जी और किराने की दुकानों पर खरीदारों की भारी भीड़ देखने को मिली। हालांकि प्रशासन के सिर्फ 2 घंटे की छूट देने से लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा। दुकानों में राशन का सामान जल्दी खत्म होने लगा। सब्जी मंडियों में सब्जियां पर्याप्त मात्रा में नहीं थी। आपको बता दें कि इस दौरान दुकानदार कालाबाजारी भी करते हुए नजर आए। सब्जियों के भाव दोगुने दामों पर बिकने लगे। वहीं कर्फ्यू में नेटबंदी की वजह से बच्चों की पढ़ाई में भी काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। शहरवासियों ने प्रशासन से ढील और बढ़ाने की मांग की है। लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही शहर में हालात वापस सामान्य हो जाएंगे, पहले जैसे हो जाएंगे। बाज़ारों की तस्वीरें हैं, जहां पर जैसे ही लोगों को घर से बाहर निकलने का मौका मिला, काफ़ी संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकले। हालांकि पुलिस की ओर से किसी भी व्हीकल को अनुमति नहीं दी गई थी, यानी कि बिना वाहनों के ही लोगों से कहा गया कि वे अपने घरों से बाहर निकल करके सबसे नज़दीकी दुकान से खरीदारी करें।
2 घंटे तक लोगों ने अपने आसपास की जगहों से ज़रूरत के सामान को खरीदा। सामान मार्केट के अंदर आज सामान जो आपको सबको मिल रहा है, सबका बराबर सामान लेके जा रहे हैं, किसी को परेशानी। जो 2 घंटे के काम में जो ढील दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, ये पर्याप्त नहीं है। इसके अंदर पूरी सब्जी मंडी के अंदर सब्जी खत्म हो चुकी है, लोग इतना सब्जी लेके नहीं आए जिनकी पूर्ति हो सकती है। कर्फ्यू के दौरान जनता दूध दही के लिए इधर उधर घूम गई है। आज 2 घंटे की छूट दी है, उस हिसाब से तो जनता को राहत मिली है। किराना, सब्जी, मेडिकल और दूध के अंदर 2 घंटे की राहत दी है और वहाँ एकदम शांत चल रहा है, कोई वो नहीं है। ये आज 8 से 10 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है। आवश्यक सामग्री जिसके अंदर दूध है, सब्जी है, वहाँ सर्वाधिक भीड़ रही है। यहाँ पर एक्स्ट्रा इमदाद लगाई गई है हमारे उच्चाधिकारियों के निर्देश से, और स्वयं मैं भी और साथ में हमारे डीवाईएसपी साहब प्रवीण जी सभी ग्राउंड पे रहे हैं। तो वहीं जयपुर से गई मंत्री स्तरीय कमेटी के सदस्य और एडीजी संजय अग्रवाल ने कर्फ्यू में दी गई ढील के दौरान जालोरी गेट की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार फीडबैक ले रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि 200 से अधिक लोगों को पकड़ा गया है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है और साथ ही किसी भी तरह की अफवाहें फैलाने से भी दूर रहने की अपील की गई। जैसे आपको बताया था, कल रात तक की फिगर्स हैं, 211 लोगों का अरेस्ट हुआ था। उसमें कुछ 151 में हुए हैं, कुछ केसेस में हुए हैं और कुछ लोगों को बेल भी हुई है। उसमें लगभग 22-23 केसेस मुकदमे दर्ज हुए हैं और उस पर कार्रवाई चल रही है। देखिए, मैं तो आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा, जोधपुर की भाईचारे की, जोधपुर में गंगा यमुना की तहजीब हमेशा रही है, एक मिसाल रहा है पूरे देश के लिए। और अगर कोई रूमर होता है, अगर कोई लोग अफवाहें फैलाते हैं, उस पर विश्वास ना करें। कोई भी बात हो, आप जो नियरेस्ट आपके पुलिस के या प्रशासन के अधिकारी हैं उनसे आप पूछ लें, बट किसी भी अफवाह पे विश्वास ना करें। जैसे कि आज आपने देखा है, 2 घंटे के लिए जब कर्फ्यू खुला, बिल्कुल पीसफुल था, उसमें कोई भी अव्यवस्था नहीं हुई, कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ और कोई भी इसमें वायलेंस या कोई कुछ नहीं हुआ। तो वहीं जोधपुर शहर में सांप्रदायिक तनाव के बाद कर्फ्यू लागू किया गया था, जो आज रात 12 बजे तक के लिए लागू है। कर्फ्यू के साथ साथ यहां पर इंटरनेट सेवाओं पर भी पाबंदी लगाई हुई है। आज शुक्रवार है और इस वजह से प्रशासन की ओर से जुम्मे की नमाज को लेकर के काफी सतर्कता बरती जा रही है। उधर मुफ्ती शेर मोहम्मद ने एक वीडियो जारी करते हुए हिंदू और मुस्लिम समाज के लोगों से आपसी भाईचारा बढ़ाने की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने अपने समाज के लोगों से अपील करते हुए कहा है कि कर्फ्यू एक कानून है जिसका पालन हमें करना है ताकि शहर का अमन चैन लौट पाए। अपने जोधपुर के तमाम बाशिंदे, मुस्लिम हो या हिंदू भाई हो, उनसे अपील करना चाहता हूं कि अब तक जो माहौल 2 दिन में बना है, मेरी दरख्वास्त है कि जल्दी कोशिश फरमा कर आपस में मेल मोहब्बत के जज्बे को आगे बढ़ाकर, जैसे 2 दिन में हमने अमन का माहौल बनाया है, इसको कोशिश करके सच्चे दिल से मुकम्मल तौर पर इसको अमन के सांचे में ढालें। ये मेरी अपने तमाम मुसलमान भाइयों से और हिंदू भाइयों से अपील है। हम मिल करके अगर गश्त लगाएंगे तो इंशाल्लाह 1-2 दिन में पूरे जोधपुर का, शहर का माहौल अमन वाला माहौल बन जाएगा और ये हमारी आपकी सबकी कोशिश होनी चाहिए। तो वहीं बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रदेश में हुई सांप्रदायिक हिंसा के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि सीएम अशोक गहलोत की तुष्टीकरण की नीति के कारण ये सब हुआ। पूनिया ने कहा कि राजस्थान में जिस तरह का तनाव है ये पहले कभी नहीं हुआ। राजस्थान की छवि एक शांतिपूर्ण प्रदेश की है, लेकिन उसे अपराधों, दंगों की राजधानी में बदल दिया गया है। 7 लाख से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई हैं। राजस्थान में इतने बड़े पैमाने पर एफआईआर दर्ज होने से राजस्थान की शांति को सीधा साधा खतरा दिखता है। हमारे साथ राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया साहब हैं। सर, आपने कहा कि राजस्थान को दंगिस्तान बना दिया गया है, लेकिन अशोक गहलोत ये कह रहे हैं कि दंगा हमने होने नहीं दिया। ना राजगढ़ में हुआ, ना करौली में हुआ, ना जोधपुर में हुआ। इस पर क्या कहेंगे? करौली में तो पूरा जनता ने देखा है और जिस तरीके से पथराव हुआ, पहले सीएलजी की मीटिंग होती है, उसमें शांतिपूर्ण जुलूस की सहमति होती है और उसके बाद आज भी एक लड़का ज़िंदगी और मौत से जयपुर में लड़ रहा है। जो जोधपुर की घटना है लगभग वैसी घटना है जिसमें बच्ची से छेड़छाड़, दुष्कर्म से लेकर जो
लोगों को चोटें पहुंचाई गई, पेट्रोल बम फेंके गए, तलवार लहराई गई, मैं खुद प्रत्यक्ष उन लोगों से मिल के आया हूं। तो जो सामने आंखों पर देखी है उसको इनकार कैसे करेंगे। लेकिन साफ तौर पर सरकार की इंटेलिजेंस की कमजोरी, मुख्यमंत्री की अपीजमेंट की पॉलिसी, उसके कारण ये सारी चीज़ें हुई है। इसलिए उनको लगता है कि ये दंगा तो नहीं कह सकते, क्योंकि दंगे में तो दो पक्ष होते हैं, यहाँ तो केवल बलवा इसको कह सकते हैं। और उससे यदि मुख्यमंत्री इनकार करते हैं तो मुझे लगता है कि गृह मंत्री के नाते वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी वहाँ पर हिंसा हुई इन तमाम जगहों पर, उसमें कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, कोई बड़ी हिंसक घटना नहीं हुई। तो किस बात का इंतजार कर रहे थे कि खुद के उनके गृह क्षेत्र में इस तरीके से एक शांतिपूर्ण शहर है उसमें आग लग जाए। करौली में कभी नहीं हुआ था, जोधपुर में कभी नहीं हुआ था। एक लंबी फहरिस्त है एक के बाद एक इस तरीके से। राजस्थान में जिस तरीके का तनाव हुआ है ये कभी नहीं होता था। राजस्थान की इमेज एक शांतिपूर्ण प्रदेश की थी, उसको एकदम अपराधों की राजधानी में बदल दिया, उसमें दंगों की राजधानी में बदल दिया। तो मुझे लगता है कि केवल उनकी बातें सियासी हैं, लेकिन धरातल पर जिस तरीके का दृश्य है वो डरावना भी है और दुर्भाग्यपूर्ण है। कैमरा पर्सन अनिल शर्मा के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नई दिल्ली। वहीं 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए आरटीओ के वीसी राम अवतार गुप्ता के सरकारी आवास पर एसीबी की टीम ने गुरुवार की देर रात को सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान ऑपरेशन में 2 एएसपी, 1 डीएसपी, 2 इंस्पेक्टर समेत एसीबी के जवान शामिल हुए थे। करीब 10 घंटे के सर्च ऑपरेशन के दौरान एसीबी की टीम को करोड़ों रुपए की संपत्ति और दस्तावेज की जानकारी मिली है, जिसकी एसीबी की टीम अब जांच कर रही है। कोटा एसीबी के एडिशनल एसपी के मुताबिक आरटीओ के वीसी के सरकारी आवास पर सर्च के दौरान 3,74,000 रुपए की नकदी, 448 ग्राम सोना, 6.5 किलो चांदी, 79 लाख रुपए के बैंक बैलेंस समेत वीसी और उनके परिवार के सदस्यों के 25 बैंक अकाउंट मिले हैं। इसके साथ ही उसके खुद के और उसकी पत्नी समेत अन्य सदस्यों के नाम जयपुर में 11 प्लॉट, 1 मकान और 1 फ्लैट के दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। लगातार एसीबी अब जांच कर रही है। इस घूसखोर कुलपति राम अवतार गुप्ता के तमाम ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया गया। तो आरटीओ के वीसी के घर पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। एसीबी के सर्च ऑपरेशन में वीसी करोड़पति निकला है, करोड़ों का मालिक है कुलपति गुप्ता। जयपुर में 11 प्लॉट है, साथ ही साथ 25 बैंक अकाउंट इसके परिवार के अलग अलग सदस्यों के नाम हैं। जो आज सरकारी आवास आरटीयू में चल रही थी, जो वीसी ट्रैप है उनके यहाँ, तो उसके दौरान 3,74,000 करीब कैश मिला है, जिसके अतिरिक्त 458 ग्राम सोना, तकरीबन 6 किलो 670 ग्राम चांदी और 11 प्रॉपर्टी के कागजात जयपुर में, फ्लैट और मकान। और इसके अतिरिक्त इनके जो परिवार वाले हैं उनके करीब 25 खातों में 79 लाख के करीब पैसे बैलेंस होने की जो हमारे पास मिली है, हमें जो जानकारी मिली है। तो वहीं फर्जी पट्टे और नगर परिषद से गायब फाइलों के मामले में जेल में बंद 12 नगर परिषद का पूर्व सभापति कमल राठौड़ का एक और कारनामा सामने आया है। कमल राठौड़ के सभापति रहते उसके सहयोगी की ओर से नगर परिषद आयुक्त के साथ मिलीभगत कर सड़क की जमीन को प्लॉटिंग कर बेचने का मामला सामने आया। शहर के कोतवाली थाने में दर्ज किया गया है। कोतवाली थाना पुलिस ने 9 जनों की अलग अलग रिपोर्ट पर कमल राठौड़ के सहयोगी तेजेश सुमन, नगर परिषद के पूर्व सभापति कमल राठौड़ और पूर्व आयुक्त मनोज मीना के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। तेजस पर धोखाधड़ी कर सरकारी जमीन को अपनी बताकर के अवैध रूप से बेचने के भी आरोप हैं। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस की तफ्तीश जारी है। कई और अहम खुलासे हो सकते हैं। पूर्व सभापति कमल राठौड़ बहरहाल जेल में बंद है और अब एक के बाद एक उसके काले कारनामों की फहरिस्त सामने आ रही है। कॉलोनी में कुछ लोगों ने प्लॉट लिए थे। उन प्लॉट क्रेताओं ने एक अलग अलग 9 रिपोर्टें थाने पर की हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि सब तेजस सुमन ने कॉलोनी काटी थी और हमें कॉलोनी अपनी बताकर जो ज़मीन बेची, उस ज़मीन पर अब जब नाप करवाई गई तो नाप में वो ज़मीन सरकारी निकली और इस तरह से उन्होंने सरकारी ज़मीन को अपनी बताकर हमें बेच दी, जबकि हमने इसकी रजिस्ट्री
नगर परिषद से करवाई थी। तो नगर परिषद के तत्कालीन चेयरमैन और ईओ से मिलीभगत करके तेजस सुमन ज़मीन में बेचान कर दी, जो सरकारी है। इस तरह से हमारे साथ धोखाधड़ी की। एक तरफ पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर प्रदेश भर में राजनीति हो रही है, वहीं दूसरी तरफ पूर्वी राजस्थान में इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने के लिए बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। अब तो शादी के निमंत्रण पत्रों में भी ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने की मांग तेज होने लगी है। दौसा के सोनड़ गांव के रहने वाले रवि सोनड़ नामक एक युवक की शादी के कार्ड पर भी कुछ ऐसा ही लिखा है। रवि सोनड़ नाम का ये युवक कांग्रेस कार्यकर्ता बताया जा रहा है और उनकी शादी 9 मई को होने वाली है। रवि का यह कहना है कि दौसा समेत पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों को सिंचाई और पेयजल के लिए पानी मिले, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी शादी के कार्ड पर लिखवाया है कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने में अपनी भागीदारी निभाएं। ऐसा नहीं है कि दौसा में केवल रवि सोनड़ ने ही अपनी शादी के कार्ड में इस तरह की जागरूकता का मैसेज छपवाया हो। इससे पहले भी अनेक युवाओं ने इस तरह का जागरूकता का मैसेज देने के लिए शादियों के कार्ड पर ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने की मांग की। शादी में निमंत्रण पत्र पर इस तरह से जागरूकता मैसेज छपवाने वाले युवक रवि सोनड़ से बात की हमारे संवाददाता आशीष शर्मा ने। राजस्थान की मजबूरी है, ईआरसीपी जरूरी है। ईआरसीपी को लेकर दौसा से जयपुर तक और जयपुर से दिल्ली तक राजनीति हो रही है, लेकिन ये राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं हो पा रही है। ऐसे में जन जन की जागरूकता के लिए अलग अलग तरीके के माध्यम अपनाए जा रहे हैं। हम आपको एक तरीका बता रहे हैं। जो यहाँ के एक युवा हैं दौसा के रवि सोनड़, इनकी 9 मई को शादी होने जा रही है। इन शादी में इन्होंने एक कार्ड छपवाया है और इस कार्ड में लिखा है ईआरसीपी यानी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने में अपनी भागीदारी निभाए। इस तरह का इन्होंने संदेश दिया है। और जो कार्ड में जो रूट का एक जो पेज है, इसमें भी लिखा गया है कि अपनी भागीदारी निभाए ईआरसीपी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने में। ऐसे में उद्देश्य एक ही है कि लोग जागरूक हो ताकि यह परियोजना राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो। हमारे साथ रवि सोनड़ है जो 9 तारीख को दूल्हा बनेंगे। क्या सोच लेकर आपने इस कार्ड को ऐसे छपवाया है? हमारे जो पूर्वी राजस्थान में किसानों की सबसे बड़ी समस्या है पानी की समस्या। वो समस्या तब पूरी होगी जब खत्म होगी, जब यहाँ पूर्वी राजस्थान में पूरी ये नहर परियोजना आ जाएगी। अब जो केंद्र सरकार है इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे और ये तब घोषित होगी जब हमारे जो प्रत्येक किसान, प्रत्येक युवा इस मुद्दे को उठाएगा ज़मीनी स्तर से और इस मांग को पूरी करवाने में अपनी भागीदारी निभाएगा। तो हमारी यही मांग है। हम धरातल पर इस आंदोलन को शुरुआत करेंगे। हमारा नया प्रयास यही रहेगा कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनका भविष्य सुरक्षित हो। तो पानी की समस्या है जिसके कारण हमारी जो उपजाऊ ज़मीन है वो बंजर पड़ी है। वो जो ज़मीन सिंचित हो जाएगी तो हमारे युवा किसान सब संपन्न हो जाएंगे और रोज़गार की बेरोज़गारी की जो समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। इसी के साथ ये हमने ये इस अभियान की शुरुआत की है, जागरूकता अभियान की। आप सभी साथी इससे जुड़े और इस योजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने में अपनी भागीदारी निभाए। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। तो वहीं एमबीसी आरक्षण का जन फिर से बाहर आया है और अब बहस इस बात को लेकर शुरू हो गई है कि जब सरकार ने एमबीसी आरक्षण दे दिया है तो फिर भर्तियों से आखिरकार क्यों अभ्यर्थियों को वंचित रखा जा रहा है। ये खास रिपोर्ट देखिए। रीट 2021 की भर्ती पर ग्रहण लग रहा है। ताजा मामला एमबीसी वर्ग यानी के मोस्ट बैकवर्ड क्लास के अभ्यर्थियों के बाहर होने का है। इन अभ्यर्थियों के बाहर होने से बवाल तो मचा ही है, साथ ही एक बार फिर से आरक्षण के मुद्दे पर बहस तेज हो गई है। दरअसल परीक्षा का परिणाम आने के बाद 233 अभ्यर्थियों को एमबीसी कोटे से ज्वाइनिंग के लिए लेटर आया और फिर अचानक शिक्षा विभाग की तरफ से इन 233 अभ्यर्थियों के पास ये फरमान आया कि उन्हें एमबीसी का लाभ नहीं मिलेगा और न ही उन्हें नौकरी मिलेगी। ये खबर सुनते ही नौकरी पाने की खुशी काफूर हो गई और अब वो सरकार से ढेरों सवाल कर रहे हैं। जिस प्रकार से हमें सर जिला आवंटित करके उसके बाद में हमें बाहर निकाला गया है, ये सर हमारे लिए तो बहुत ही एक सरासर निंदनीय कार्य किया हमारे लिए ये। और हमारे लिए मेंटली टॉर्चर होने के साथ हम फिजिकली भी यहाँ बाहर घूम रहे हैं इतना,
हमारे साथ कोई भी आगे नहीं आ रहा। तो सरकार ने ये तो गलती की हमारे साथ में, उसके बाद में हमारे पास सर ये प्रूफ भी है। गवर्नमेंट ने कर दिया, हमारे साथ में मजाक किया है बहुत तगड़ा। ये हम इसको बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे 1% भी। चाहे कोई भी हमारे सामने अड़चन आए, हम संघर्ष करेंगे। सरकार से ये है कि हमारे एक तो जो पद है ना, उनको वर्गीकरण अच्छी तरीके से नहीं किया गया है। 45 कुछ पोस्ट कम दी गई हैं सबसे पहले तो, और उसके बाद जो हमें मतलब जो हमारे लिए विज्ञप्ति में जो लाभ दिया था उस लाभ को अच्छी तरीके से नहीं दिया। इस तरह एमबीसी कोटे से बाहर किए जाने पर सियासी बवाल तो होना ही था। लिहाजा बीजेपी की तरफ से प्रताप सिंह सिंघवी ने सीएम को पत्र लिखकर इस मामले में शीघ्र कार्रवाई की मांग की। साथ ही विजय बैसला ने कहा कि जब एमबीसी वर्ग को आरक्षण मिल गया तो फिर अब उन्हें इससे वंचित क्यों किया जा रहा है। जो करा है कैसे, कितना इनह्यूमन हो सकता है कोई आदमी कि पहले उसको चिट्ठी दे दी ज्वाइनिंग की और फिर कह दिया कि तुमको नौकरी नहीं है, ऊपर चढ़ा करके नीचे से बिल्कुल ज़मीन खिसका दी। पहली बात तो ये है। और किसी की गलती अगर हुई है, सपोजिटली अगर मान लो सरकार से गलती हुई है, तो उसकी गलती ये बच्चे क्यों भुगते हैं, वो सरकारी एम्प्लॉय क्यों नहीं भुगते जिसने करी है। आरक्षण का मुद्दा गरमाते देख सरकार ने इस मामले में कार्रवाई की बात कही है और कहा है कि जल्द ही सरकार कोई फैसला कर लेगी। जैसा है कि जो नियम है और डीओपी की गाइडलाइन होगी उसकी पालना होगी। आपको बता दें, लंबे संघर्ष के बाद एमबीसी वर्ग को सरकार ने आरक्षण दिया था और 2019 से अलग अलग भर्तियों में एमबीसी के अभ्यर्थियों को इसका लाभ भी मिल रहा था। लेकिन रीट 2021 की भर्ती में चयन के बाद भी अभ्यर्थियों को जिस तरह से बाहर का रास्ता दिखाया गया है, उससे एमबीसी वर्ग के आरक्षण पर सवाल उठना तो लाजमी है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए लवली वधवा की रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे श्रीगंगानगर के मौसम की। जी हां, श्रीगंगानगर में सुबह सुबह तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई, जिससे कि मौसम खुशगवार हो गया। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने पहले ही कहा था कि श्रीगंगानगर समेत बीकानेर संभाग में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है और हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई और अल सुबह श्रीगंगानगर में तेज हवाओं के साथ बारिश के झोंकों की वजह से लोगों को तपती गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिलती हुई दिखाई दी है। तो वहीं राजसमंद जिले के राजनगर क्षेत्र में नर्मदेश्वर महादेव मंदिर समिति की ओर से आयोजित भजन संध्या में विधायक दीप्ति माहेश्वरी महिलाओं के साथ भक्ति गीतों पर झूमती हुई नजर आई। विधायक ने भजन संध्या में महिलाओं के साथ जमकर डांस किया। नर्मदेश्वर महादेव मंदिर समिति की ओर से आयोजित इस भजन संध्या में बीकानेर की प्रसिद्ध भजन गायिका कौशल्या रामावत और पार्टी ने भक्ति गीतों की मधुर प्रस्तुतियां दी। भक्ति संध्या में पहुंची विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने भजनों पर खुद को थिरकने से वे नहीं रोक पाई और काफी देर तक क्षेत्र की महिलाओं के साथ उन्होंने डांस किया। तो वहीं प्रतापगढ़ के बरडिया गांव में देर रात को निकली भगवान चारभुजानाथ की बिंदौरी में पूरा गांव उमड़ पड़ा। यहां पर ठाकुर जी की बिंदौरी के दौरान ऐसा माहौल बना कि हर कोई भक्ति के रंग में सराबोर नजर आ रहा था। इस गांव में जहां जहां से ये बिंदौरी गुजरी, लोगों ने स्वागत किया। आपको बता दें कि बरडिया गाँव में चारभुजानाथ का सांकेतिक विवाह समारोह आयोजित किया गया और इसी दौरान शाही लवाजमे के साथ हाथी पर ठाकुर जी की बिंदौरी निकाली गई। चारभुजा मंदिर से शुरू हुई ये बिंदौरी राम मंदिर, नीम चौक, बस स्टैंड, माताजी मंदिर और पीपली चौक होते हुए चारभुजा मंदिर तक पहुंची।
तो वहीं 4 धामों में से एक बाबा केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए आज से खुल गए हैं। वैदिक मंत्रोच्चार और पारंपरिक अनुष्ठानों के साथ रावल भीमा शंकर ने बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खोले। केदारनाथ धाम को 15 क्विंटल फूलों से इस दौरान सजाया गया। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। उत्तराखंड सरकार की ओर से 4 धाम यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों की संख्या तय की गई है। अब एक दिन में 12,000 श्रद्धालु ही बाबा केदारनाथ के दर्शन कर पाएंगे, लेकिन कपाट खोले जाने के मौके पर श्रद्धालुओं की संख्या करीब 20,000 यहां पर रही। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद यहां पर मौजूद रहे। एक दिन में करीब 12,000 श्रद्धालुओं को ही अनुमति दी गई है। बाबा केदारनाथ के पट आज से खुल गए हैं। सुबह 6:25 पर कपाट खोले गए। और इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।